एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास थी, वो नाव चलाने का काम किया करता था प्रयागराज संगम में। एक दिन वो नाव चला रही होता है, तभी उसकी नजर जो है वो अचानक एक महिला पर पड़ती है, जो कि रूस से आई हुई एक महिला थी। वो अचानक से रोए जा रही थी। वो उसके पास जाकर के पूछता है कि रो क्यों रही हो, और तब दोस्तों वो बताती है कि दरअसल मेरे साथ एक दुर्घटना घट चुकी है। मेरे जो पैसे थे वो चोरी हो गए हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने वतन लौट पाऊं। अब ये सुनकर के दोस्तों जो लड़का था वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे लगा कि यार हमारे संगम में इस तरह के चोर कैसे हैं। अब दोस्तों वो लड़का बहुत अच्छा था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। अब इंटर तक पढ़ा था, इंग्लिश भी टूटी फूटी आती थी, दोनों इंग्लिश में बात करते हैं। लड़का कहता है कि आप घबराओ नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा और मैं किसी तरीके से आपको वतन भेजने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों लड़का उसकी पूरी तरह से मदद करता है। उसके जो पैसे का इंतजाम होता है वो करने में लग जाता है। उसको इंतजाम करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। और उसी बीच वो लड़का जो है वो उस लड़की को लेकर के अपने गांव आ जाता है। और जब गांव लेकर के आता है तो पूरे गांव में हंगामा मच जाता है कि लड़का रसियन ले आया है। वैसे भी जो रूस की महिलाएं, रसियन महिलाएं, वो भारत में कुछ ज्यादा ही चर्चित है अपनी खूबसूरती को लेकर के। अब दोस्तों उसके घर के आसपास भीड़ लगने लगती है, बहुत सारे लोग आने लगते हैं, अनेकों तरह के उससे डिमांड करने लगते हैं। कहते हैं यार कि जो ये रसियन महिला है वो तो बहुत खूबसूरत होती है, अगर इसे पैसे की जरूरत है तो पैसे की जरूरत में ये हमारी जरूरत पूरी कर दे तो फिर हम इसे पैसा देने के लिए जितना चाहिए उतना तैयार हैं। अब दोस्तों इस गांव के प्रधान उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं कि इस महिला को जितने भी पैसा लगेगा वतन भेजने के लिए मैं तैयार हूँ देने के लिए, लेकिन इसके बदले में बस मेरा एक काम करवा दो। तो लड़का कहता है कि कौन सा काम? तो वो प्रधान कहता है कि बहुत ही सुंदर महिला है, तो बस एक बार मेरी इससे मीटिंग फिक्स करवा दो। अब दोस्तों वो लड़का उसकी बात तो सुनता है, फिर उसके दिमाग में जो बातें आती है ये सुन करके आप चकरा जाएंगे दोस्तों। अब जो कुछ वो इस महिला के साथ करने लगता है, जब आप जानेंगे सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। यकीन मानिए दोस्तों इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख और सबक भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करें। उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक बहुत हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज का है। प्रयागराज के संगम का किनारा होता है। एक लड़का है जिसका नाम दिनेश होता है और जिसकी उम्र 26-27 साल के करीब होती है। अब दोस्तों जो दिनेश के पिता थे जिनका नाम रामजोर था, वो पेशे से एक नाविक होते हैं। रामजोर की पूरी जिंदगी नाव चलाने में बीत गई थी, लेकिन बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। अब दोस्तों जो उसकी माँ सावित्री थी वो उसके साथ रहा करती थी। दिनेश अभी तक अविवाहित था। पिता के गुजरने के बाद दिनेश नाव चलाने का काम शुरू कर देता है और उसी से रोजी रोजगार उसका चला था। अपनी और अपनी माँ का वो ख्याल रखा करता था और उसी से जो आमदनी होती थी उसी से उसका घर द्वार चलता था। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाया करता था उसी से वो अपना खुश रहता था, संतुष्ट रहता था। इतना सब कुछ कोई उसके पास इनकम का जरिया कोई ज्यादा था नहीं। अब इससे ज्यादा उसके पास कोई इनकम का जरिया नहीं था कि नाव चलाना और किसी तरीके से अपनी और अपनी माँ का गुजर बसर करना। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतता जाता है। अब एक दिन जो दिनेश होता है वो संगम के किनारे अपनी नाव पर बैठा हुआ था और दोस्तों अचानक उसकी जो नजर है वो रूस से आई हुई एक रसियन महिला पर पड़ती है। वो देखता है कि वो रो रही है, तो फिर वो कुछ देर तक वो बातों को समझने का प्रयास करता है कि आखिर रो क्यों रही है, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो अकेली थी, वो साथ में था भी नहीं, तो शायद समझता है कि शायद कोई बात हो। अब अकेली होने के कारण एक मानवता की मिसाल देते हुए उसके पास जाकर उसे पूछने का प्रयास करता है। दिनेश जो था वो इंटर तक पढ़ा हुआ था, थोड़ी बहुत उसे अंग्रेजी भी आती थी, जिससे कि जो विदेशी टूरिस्टर आते थे तो उसे घुमाने और बताने में उससे थोड़ी आसानी हो जाया करती थी। अब दोस्तों जो टूटी फूटी इंग्लिश आती थी उसी के सहारे वो रसियन महिला के पास जाता है और फिर उससे वो नाम पूछता है तो वो अपना नाम लीजा बताती है, जो रसिया की रहने वाली होती है। अब दोस्तों जब वो अपना नाम बताती है तो फिर आगे दिनेश बात को बढ़ाता है और कहता है कि मैडम क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? अब दोस्तों ये बात सुनकर के लीजा और जोर जोर से रोने लगती है। कहती है कि मैं यहाँ पर नहाने आई थी और मेरा सामान चोरी हो गया, मेरे उसमें पैसे थे वो भी चोरी हो गए, तो मैं अब अपने देश कैसे लौटूंगी? अब यही बात उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। अब दोस्तों ये सुनकर के थोड़ी देर के लिए दिनेश भी स्तब्ध रह जाता है कि यार इसे देश भेजने में तो काफी ज्यादा पैसा भी लगेगा और मेरे पास तो इतना पैसा है भी नहीं, तो आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? और फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है दोस्तों। तब वो लीजा से कहता है कि आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको अगर जाने में कितना पैसा लगेगा? तो वो बताती है कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि किराया चाहिए था और साथ ही साथ दोस्तों जो उसका वीजा वगैरह था सब कुछ खो गया था।
अब दोस्तों दिनेश कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके किसी न किसी तरीके से जाने का प्रबंध करता हूँ और लोगों से मैं कुछ चंदे ले लेता हूँ और मदद के लिए लोगों के सामने हाथ फैला लूंगा, लेकिन इसके लिए तो मुझे कुछ समय भी लग जाएगा, हो सकता है कि 1 सप्ताह भी लग जाए। तो लीजा कहती है कि मुझे अभी 20 दिन यहाँ पर रहना है, मेरे पास अभी 20 दिन का वीजा यहाँ बचा हुआ। असल में मैं भारत घूमने आई थी, मैं वाराणसी गई और उसके बाद प्रोग्राम बना संगम के लिए, तो मैं संगम में चली आई और यहाँ पर मेरे साथ ऐसी घटना घट गई। तभी कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त बीतता जाता है, अब शाम होती जाती है और शाम को दिनेश जो है वो अपनी नाव को संगम में किनारे पर ले जाकर बांध देता है और जो लीजा होती है उससे कहता है कि चलो आप मेरे साथ, और उसे लेकर के वो अपने घर आ जाता है। अब जब घर आता है तो उसकी माँ देखती है कि उसके बेटे के साथ एक विदेशी लड़की आई है। अब दोस्तों पहले तो उसकी माँ जो है वो हैरान हो जाती है कि ये लड़की कौन है। वो बेटे से पूछती है कि बेटा ये कौन है। तो अभी दिनेश उन्हें पूरी कहानी बताता है, कहती है कि चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा किया तुमने, मानवता की मिसाल पेश की। अब दोस्तों अगले दिन सुबह होती है और फिर सुबह होती है तो गांव के जो लोग देखते हैं कि उसके घर पर एक विदेशी लड़की आई है, तो धीरे धीरे करके आदमी की वजह से ये सारी बातें ही फैलती जाती है और फैलती फैलती ये बातें जो थी वो चर्चा का विषय बन गई। बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि जो रशियन महिलाएं हैं वो भारत में कुछ ज्यादा ही चर्चित है, कुछ ज्यादा ही फेमस है अपनी सुंदरता को लेकर के। अब दोस्तों वहां पर लोगों का जमावड़ा उसके घर पर हो जाता है, अनेक प्रकार के लोग, उसके दोस्त, गांव के लोग, यहाँ तक कि जो गांव के प्रधान थे वो भी पहुंच जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम रशियन को लेकर क्यों आए, क्या तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, क्या तुम इससे प्रेम करते हो। तो दिनेश जो है वो सारी सच्चाई उन्हें बताता है कि ना तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही मैं इसे प्रेम करता हूँ। दरअसल बेचारी ये समय की मारी है, इसके साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है। अब इसके पास अपने देश जाने के लिए पैसे ही नहीं। अब दोस्तों जो प्रधान जी होते हैं वो थोड़े से ढीले नाड़े के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि पैसे का इंतजाम तो मैं चुटकी बजाकर कर दूंगा, लेकिन इसके एवज में मुझे इससे बहुत कहो कि मेरा छोटा सा काम कर दे। तो दिनेश कहता है कि कैसा काम। तो वो कहता है कि देख दिनेश, ये विदेशी महिला है, ये किसी की होती नहीं है, जो मौका मिला है इसे अच्छे से तुम भुनाते क्यों नहीं। ये चली जाएगी तो क्या पता तुम इसकी मदद करे हो, तुम्हें ये याद भी करेगी कि नहीं। तो दिनेश कहता है कि प्रधान जी क्या करना चाहिए। तो प्रधान जी कहते हैं कि देखो एक काम करो, मैं कुछ मदद कर दूंगा, लेकिन इससे बोलो कि एक रात ये मेरे साथ गुजार ले। अब इसके जाने का जितना भी खर्चा लगेगा मैं वो पूरा दे दूंगा। अब ये सुनकर के दोस्तों जो दिनेश था उसे बहुत बुरा लगा था। वो प्रधान जी से कहने लगता है कि प्रधान जी अगर आपको इतना ही समाज सेवा करनी है तो फिर पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दीजिए या फिर किसी को ऐसे ही पैसे दे दीजिए। अगर हमें इसकी इज्जत के साथ खेलना था तो मैं भी कर सकता था, मैं इसे अपने घर लेकर नहीं आता। अब दोस्तों जो प्रधान जी थे वो अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ऐसी शर्त रखी थी, बल्कि उसके गांव के बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे दोस्त हैं, जो भी उसके यहाँ आता था वो उनके सामने यही डिमांड करता और फिर उसके साथ वो फ्लर्ट करते, कहते कि बड़ी सुंदर है यार ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम मुझे बता नहीं रहे हो। अब दोस्तों दिनेश जो है वो सारी बातों को इग्नोर करता जाता है, कहता है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों देखते ही देखते लगभग 5-6 दिन का समय गुजर जाता है। दिनेश के पास बहुत ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता है। मात्र 20-30 हजार रुपए का इंतजाम जो उसने जमा पूंजी करके रखा हुआ था वही उसके पास था। उसकी माँ कहती है कि बेटा इतने पैसे लाओगे कहाँ से और इसे भेजेगे कैसे। तो दिनेश कहता है कि माँ अगर मैं इसे घर लेकर के आया हूँ तो चाहे अब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे सही सलामत इसके देश भेज के ही रहूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों 1 लाख रुपए के आसपास बहुत मोटी रकम थी। नाव चला करके 2-4-500 रोज कमाने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपए इतनी बड़ी पूंजी कहाँ से इकट्ठा कर पाता एक बार में। अब दिनेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, सामने अंधकार था, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो स्वाभिमान था वो जिंदा था, वो बरकरार था। उसे ये था कि किसी न किसी तरीके से लीजा को वो उसके देश भेजकर ही मानेगा। अब दोस्तों देखते ही देखते समय बीतता जाता है, लेकिन फिर भी पैसे का इंतजाम नहीं होता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, सोचता है कि क्या करूं। अब दिनेश एक दिन शाम को अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, लीजा भी बैठी थी। दिनेश अपनी माँ से कहता है कि माँ अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। तो उसकी माँ कहती है क्या बेटा बताओ। तो वो कहता है कि माँ जो गाँव की जमीन है उसे कहो तो मैं गिरवी रख देता हूँ और फिर उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे उसके बदले में हम लीजा को उसके सुरक्षित देश पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर के माँ उसे डांटने लगी, कहने लगी कि रख तो दे गए लेकिन फिर हम लोग भरपाई कैसे करेंगे, और अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारे हाथ से जमीन चली जाएगी। दिनेश कहता है कि माँ मुझे इतना भरोसा है कि ये कभी गलत नहीं करेगी, पैसे वापस करेगी तो ठीक है, और अगर नहीं करती है तो 1-2 साल में मैं मेहनत करके सारे पैसे जो है वो पाई चुकता कर दूंगा। अब उसकी माँ जो है उसका साथ दे देती है, कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला है, इतना विश्वास है तो मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ और फिर तुम जाओ खेत को गिरवी रख दो। अब दोस्तों अगले दिन दिनेश अपने गांव जाता है और गांव जाने के बाद जो वहां पर उसका खेत होता है वहां के जमींदार के पास जाता है और जमींदार से कहता है कि जमींदार साहब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और आप चाहो तो आप मेरा खेत गिरवी रख लो। जमींदार साहब कहते हैं कि ठीक है। लगभग 3 बीघा के आसपास उसकी खेत था
और उसके एवज में वो 1 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लिया जाता है। अब खेत को गिरवी रख के अपने घर आता है पैसे लेकर के, माँ से कहता है कि माँ पैसे का इंतजाम हो गया है। अब शाम का समय होता है, लीजा भी बैठी होती, तो लीजा से कहता है कि अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो टूटी फूटी इंग्लिश आती थी वो था, और कहता है कि अब बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, हमने आपके लिए पैसे के इंतजाम कर दिया, अब आप सुरक्षित अपने देश जा सकते हैं। अब दोस्तों लगभग 7 से 8 दिन का समय भी बीत चुका था। इस 7-8 दिन में लीजा ने जो दिनेश का व्यवहार देखा तो कहीं ना कहीं उसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी, और मन ही मन वो उसे काफी पसंद करने लगी थी। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि वो परिस्थिति की मारी थी, उसके पास कोई अभी विकल्प था नहीं। उसे लगा कि बस किसी न किसी तरीके से अपने देश पहले पहुंचे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों जो लीजा थी वो काफी बड़े घराने की लड़की थी, लेकिन अब स्थिति और परिस्थिति की वो मारी बन गई थी। अब पैसों का इंतजाम होने के बाद दिनेश जो है वो लीजा को एयरपोर्ट ले जाता है, इलाहाबाद का जो प्रयागराज का एयरपोर्ट होता है, वहां पर वो उसको फ्लाइट पकड़ाता है और फिर उसे वो कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम दिल्ली जाओ और वहां से अपने पैसे एक्सचेंज करा लेना और फिर अपने देश सुरक्षित लौट जाओ, मैं यही चाहता हूँ। अब दोस्तों लीजा जाने से पहले उसके गले लग जाती है और फिर वो फूट फूट करके रोने भी लगती है, जैसे कि उसे दूसरे देश में कोई से अपना मिल गया हो। उसकी आंखें जो थी वो काफी नम हो गई थी। अब दोस्तों लीजा उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि आप भी अपना नंबर दे दो, मैं जाने के बाद वहां आपको कॉल करूंगी। अब दोस्तों जो लीजा होती है वो नम आंखों से अपने वतन की ओर लौट जाती है। अब जो 8 दिन का वक्त लीजा ने बिताया था उसके दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा था। उसकी माँ के साथ बिताए पल और दिनेश के द्वारा किया गया जो मेहनत उसे पहुंचाने में, पैसों का इंतजाम करने में, वो सब वो भूल ही नहीं पा रही थी। अब वो किसी तरीके से दिल्ली पहुंचती है और वहां से उसकी फ्लाइट होती है और फिर वो पहुंच जाती है अपने देश। अब दोस्तों वो अपने घर पहुंचने के बाद जैसे ही घर जाती है तो फिर जो दिनेश होता है संगम में उस वक्त नाव चला रहा था, तभी अचानक उसके नंबर पर वीडियो कॉल आता है। वो उठाता है तो देखता है कि कोई और नहीं बल्कि वो लीजा है। वो लीजा जो थी वो मुस्कुरा रही थी और हंसते हुए उसे धन्यवाद कहती है और कहती है कि मुझे आपके भारत देश में आपके जैसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने मेरी ऐसी मदद की हो। मैं रो रही थी और आप मेरे सहारा बने और मुझे मेरे वतन मेरे पहुंचाने में मेरी इतनी मदद की। अब दोस्तों जो लीजा और जो दिनेश थे उनके बातों का सिलसिला जो था वो यही से बढ़ने लगा था और अब रोज ही बातें होने लगी थी। अब बातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते कुछ इस कदर बढ़ जाता है दोस्तों कि अब जो लीजा और जो दिनेश थे, अब जब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। अब वक्त बीतता जाता है और लगभग 1 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। अब दोस्तों एक दिन लीजा दिनेश से कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो दिनेश कहता है कि इसमें पसंद करने वाली क्या बात है, तुम तो वैसे भी बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। जब से तुम गई हो तब से मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, यहाँ तक कि कहती है कि अगर उसकी जैसी बहू मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जब वो बहू की बात करता है तो लीजा समझ जाती है और लीजा भी सामने से प्यार का इजहार कर देती है। इधर से दोस्तों जो दिनेश होता है वो भी इजहार कर देता है। दोस्तों दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे से अक्सर बातें करने लगते हैं। और जो लीजा थी वो उससे वादा करती है कि मैं इस बार भारत आऊंगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अब दोस्तों वो इंतजार करना शुरू कर देता है दिनेश की वो कब आएगी। अब बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसके साथ दिनेश के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल सहम जाता है। दोस्तों वो लीजा को फोन लगाने का प्रयास करता है वीडियो कॉल, लेकिन लगता नहीं है। अब 2 दिन 4 दिन देखते देखते हफ्तों बीत जाता है। लीजा और दिनेश की बातचीत का सिलसिला बंद हो चुका था। अब लीजा जब जा रही थी तो उसने दिनेश को अपना एड्रेस भी दिया था और साथ ही साथ अपना नंबर भी दिया था। दिनेश को लगा कि यार रसिया जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वीजा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और साथ ही साथ आने जाने का किराया भाड़ा जो लगेगा लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास लग जाएंगे। तो इतने पैसे मेरे पास आएंगे कहाँ से? वो उसके लिए कहीं ना कहीं तड़प भी रहा था। अब जो उसका मन था वो पूरी तरीके से लीजा के लिए एकदम तड़प रहा था। उसे लग रहा था बस कैसे भी करके एक बार लीजा से बात हो जाए, जैसे अक्सर ही प्रेमी जोड़ी एक दूसरे से बात करने के लिए परेशान रहते हैं। अब दिनेश जो था वो लीजा के लिए परेशान था। अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब शाम का समय होता है, घर पर आता है और फिर सर पर हाथ रख के बैठा हुआ था। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या वो बेटा इतने परेशान क्यों हो? तो वो सारी बात अपनी माँ से बताता है। कहता है कि माँ लीजा चली तो गई है, लेकिन हम दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला चालू हो गया था और लीजा ने जो पैसे भी दिए थे, दोस्तों जो लीजा होती वहां पर पैसे जाने के बाद उसने पैसे भेज दिया था। उस पैसे से जो खेत दिनेश ने गिरवी रखा था उसे वो छुड़वा चुका भी था। अब लीजा की ईमानदारी जो थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं दिनेश की माँ सावित्री के दिल में घर कर गई थी। उसे लगा कि एक विदेशी लड़की इतनी ईमानदार थी। अब वो भी उससे काफी ज्यादा उसे भी चिंता होने लगती है कि आखिर बात क्या है कि लीजा इससे बात क्यों नहीं कर रही है। अब दोस्तों ऐसे ही 1-1.5 महीने का समय भी बीत जाता है, बात नहीं हो पा रही थी। दिनेश एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा मन करता है कि मैं लीजा के घर जाऊं और उसे मिलकर आऊं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा इतने बड़े कदम उठा लोगे लेकिन जाओगे कैसे? इतने सारे पैसे हमारे पास आएंगे कहाँ से? 7 समुद्र पार जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ कैसे तुम उसे ढूंढोगे? कौन से शहर में ढूंढोगे और क्या करोगे? तो वो कहता है कि माँ उसने मुझे पूरा एड्रेस लिख करके दिया है, तो मैं एक बार जाने की कोशिश करता हूँ।
तो उसकी माँ कहती है कि बेटा पैसा कहाँ से आएगा? तो वो कहता है कि माँ खेत ही है और खेत को गिरवी रख करके और नहीं तो उसमें से कुछ बेच दूंगा, लेकिन मैं लीजा के लिए उसके देश जरूर जाऊंगा। अब जो उसकी माँ थी दिनेश की जिद के आगे हार जाती है, कहती है कि बेटा अब तुम्हारी मर्जी हो वो करो, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के इकलौते हो, तुम्हारे पिता है नहीं, अब सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है, चाहे तुम अच्छे से रखो या फिर बेच डालो, अब गुजर बसर तो तुम्हारा उससे होना है। तो वो कहता है कि माँ अभी तक तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है और ना ही मैंने अभी तक कुछ बेचा है, हो सकता है कि लीजा किसी मुसीबत में हो और इस मुसीबत में मुझे उसका साथ देना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों दिनेश लग जाता है अपना पासपोर्ट बनवाने में, वो जल्दी से पासपोर्ट बनाता है और फिर पैसों का इंतजाम करने के लिए उसी जमींदार के पास जाता है। कहता है कि जमींदार साहब मुझे 2.5 लाख रुपए के आसपास चाहिए। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर के जमींदार कहता है कि तुम इतनी बड़ी रकम का क्या करोगे? तो वो कहता है कि मुझे पैसे का काम है, चाहे तो आप मेरी जमीन लिखवा लो या फिर मुझसे एग्रीमेंट करा लो, अगर मैं 1 साल में इतना पैसा नहीं दे पाया तो फिर आप मेरा खेत ले लीजिएगा। अब दोस्तों जो जमींदार था कहता है कि ठीक है आप एग्रीमेंट कर दो, अभी बस इतना कर दो, अगर तुमने पैसा वापस कर दिया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस में दे दूंगा। अब दोस्तों 1 महीने के आसपास का वक्त होता है, उसका पासपोर्ट बन जाता है, वीजा के लिए अप्लाई करता है तो वीजा भी आ जाता है और वो समय भी आ जाता है जब दिनेश प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से रसिया के लिए निकल पड़ता है। अब वो सीधे रसिया पहुंचता है, नया शहर, इतना ठंड थी दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा उसके पास कपड़े भी नहीं थे क्योंकि वो अमीरी तो थी नहीं उसके पास, किसी तरीके से बस उसका गुजर बसर चल रहा था। फटे पुराने से कपड़े पहन करके वो गया था, एक पैर में उसने जूते पहने हुए थे। अब जब वो वहां पर एयरपोर्ट पहुंचता है तो फिर एक टैक्सी वाले से जो उसके पेपर में एड्रेस था वो उसे दिखाने का प्रयास करता है। टैक्सी वाले उसे कुछ बता नहीं पाता है और फिर अपना हाथ हिलाते हुए वहां से वो आगे निकल जाता है। काफी मशक्कत के बाद दोस्तों एक व्यक्ति उसे मिलता है और कहता है, चूंकि वो भी इंडियन था, उसे पूरी जानकारी करता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अब दोस्तों अपनी पूरी कहानी दिनेश जो है उसे बता देता है कि उसकी कहानी सुनकर के वो व्यक्ति कहता है कि मैं भी इंडिया से हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी मदद कर पाऊँ। अब दोस्तों वो व्यक्ति जो था वो रसिया में नौकरी करता था, मूल रूप से वो पंजाब का रहने वाला था जिसका नाम जोगिंदर होता है। अब दोस्तों जोगिंदर दिनेश की मदद करने लगता है और उसको वहां ले जाता है जहां पर लीजा का घर था। अब दोस्तों जोगिंदर जब दिनेश को लीजा के घर के सामने ले जाकर के खड़ा करता है तो फिर दिनेश जो है वो घर का नजारा देख करके दंग रह जाता है। एक आलीशान बंगला, महंगी महंगी गाड़ियां, 2-4 नौकर, घर के सामने सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए थे। अब दोस्तों उसको हिम्मत नहीं पड़ी थी कि किसी तरीके से वो उसके घर में जाए, अंदर से काफी डरा सहमा भी था, वो करता भी तो क्या करता। अब धीरे से जो वहाँ बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड लगे तो वहां उनके पास जाता है और पूछता है कि लीजा यहाँ पर रहती है। तो दोस्तों जो जोगिंदर था वो उसकी मदद करता है। जोगिंदर जो है वो सारी बात गार्ड से बताता है कि ये वो वहीं पर रहने वाला था तो उसे इंग्लिश अच्छी से आती थी और उससे बात करने का तरीका भी था। अब जोगिंदर गार्ड से बात करता है तो वो कहता है कि लीजा यानी लीजा हॉस्पिटल में है। तो वो सुन करके जोगिंदर पूछता है कि क्या हुआ उसे। तो फिर वो बताता है कि 1.5-2 महीना पहले लीजा को एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी लगभग महीनों लग जाएंगे उसको आने में। अब जोगिंदर जब दिनेश से बनाता है तो दिनेश एकदम से छटपटाने लगता है लीजा को देखने के लिए, सोचता है कि किसी न किसी तरीके से बस लीजा से मुलाकात हो जाए। अब जोगिंदर से पूछता है कि पूछो किस हॉस्पिटल में मुझसे मिलना चाहते हैं। अब दोस्तों जो जोगिंदर है वो गार्ड से पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल में है वो। तो फिर दोस्तों जो गार्ड होता है वो हॉस्पिटल का नाम बता देता है। उसके बाद दोस्तों जोगिंदर कहता है कि चलो ठीक है। अब पूरी डिटेल वहां से लेकर निकल पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। दिनेश और जोगिंदर थे, दोनों साथ में ही निकले हुए थे दोस्तों। अब जोगिंदर जो था वो हॉस्पिटल पहुंचता है और दिनेश उसे लेकर दिनेश के सामने वो पूछता है कि लीजा नाम के यहाँ एडमिट है। तो उसका जो रूम नंबर है वो सब कुछ उसे बताते हैं। गार्ड कहते हैं कि हाँ उसको यहाँ एडमिट किया गया, आप यहाँ डायरेक्शन में चले जाइए, फला रूम नंबर में वो एडमिट है। अब दोस्तों जो जोगिंदर होता है वो दिनेश को लेकर के हॉस्पिटल में प्रवेश करता है और फिर उस कमरे की ओर जाने लगता है। बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग थे वहां पर मौजूद थे, बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां थी। उस हॉस्पिटल में आम लोगों का जाना दोस्तों जिंदगी में नहीं हो सकता था, इतनी महंगी वो हॉस्पिटल थी। किसी तरीके से जो जोगिंदर था वो दिनेश को लेकर के जाता है, उस रूम की ओर ले जाता है जहां पर लीजा लेटी हुई थी। अब दोस्तों वहां पर सामने एक लेडी जो लेडी डॉक्टर थी वो बैठी हुई थी। अब जोगिंदर उनसे जाकर बात करता है कि हम लीजा से मिलना चाहते हैं, हम इंडिया से आए हुए हैं। अब दोस्तों ये सुन करके जो वहां पर लेडी डॉक्टर होती है वो मना कर देती है। जोगिंदर किसी तरीके से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार उनसे मुलाकात कर लेने दीजिए। अब दोस्तों तभी वो महिला कहती है कि चलो ठीक है, बस तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है मिलने के लिए और इस 10 मिनट में तुम उससे जो बात करना चाहते हो कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल समय नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर किसी को मिलने नहीं दिया जाता है ज्यादातर।
अब दोस्तों जो जोगिंदर और दिनेश होते हैं वो अंदर जाते हैं लीजा के रूम में, देखते हैं कि लीजा बेड पर लेटी हुई थी, उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगी हुई थी। अब जो जोगिंदर वो लीजा को आवाज देता है, लीजा आंखें खोलती है और जब सामने आंखें खुलती है और जो नजारा उसे दिखता है तो फिर वो बिल्कुल ही रोना शुरू कर देती है। देखते हैं कि सामने दिनेश खड़ा है, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि 7 समंदर पार कोई उससे मिलने के लिए यहाँ तक आ जाएगा। अब दिनेश को देख करके वो फूट फूट करके रोने लगती है। अब जोगिंदर की भी आंखों से आंसू बहने लग रहे थे और दिनेश भी रो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि बस कैसे ही वो उसे गले लगा ले, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ कर नहीं सकता था। वो लीजा के पास जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि लीजा, मैं तुम्हें लेने तुम्हारे वतन में आया हूँ। 1.5-2 महीने के आसपास हो गए, तुमने मुझसे बात तक नहीं की। मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि मैं अपने खेत को बेच करके गिरवी रख करके तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब दोस्तों लीजा भी उसके लिए तड़प रही थी। लीजा उसे बताती है कि जब मैं यहाँ आई तो 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक से एक दिन मैं जा रही थी और मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे पैर में काफी चोटें भी लगी हुई है और मुझे लगता है कि अभी हफ्ता 10 दिन के आसपास और लगेगा, क्योंकि 1.5 महीने के आसपास हो गया मुझे एडमिट हुए यहाँ पर। अब दोस्तों दिनेश कहता है कि लीजा, तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे बात तो करना चाहिए था। तो वो कहती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं 1 महीने तक बेहोश थी, मेरे सर में चोट लगी थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और अभी मैं रिकवरी पर हूँ। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें फिलहाल पहचान ले रही हूँ। ये भी हो सकता है कि अगर मैं उस अवस्था में होती तो शायद तुम्हें पहचान भी नहीं पाती। अब दोस्तों लीजा के साथ जो घटना हुई थी और लीजा ने घर आकर अपने पिताजी से बताया था, उसके पिता जो थे वो दिनेश की बहुत सराहना कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा लड़का है, कभी इंडिया चलेंगे तो उसे जरूर मिलेंगे, उसके घर चलेंगे। अब दिनेश के घर के माली हालत के बारे में वो बताती है कि वो लोग बहुत गरीब है, नाव चला करके घर का गुजर बसर करते हैं। उसके पिता ने ये सोचा था कि जब कभी इंडिया चलेंगे तो जो हमसे हो पाएगा उसके लिए हम करेंगे। अब दोस्तों लीजा कहती है कि मैंने आपके बारे में पापा से बताया है और मेरे पापा भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप बैठिए, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मिलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरे पापा से बिना मिले जाना मत आप लोग। अब दोस्तों तो जोगिंदर था, थोड़ा सा ये पल देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था और साथ ही साथ दिनेश भी पूरी तरीके से भावुक हो चुका था। दिनेश कहता है कि ठीक है, फिर मैं बिना मिले जाऊंगा भी नहीं। अब दोस्तों दिनेश और जो जोगिंदर थे वो होटल में बाहर एक बैठने का स्थान होता है, वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लगभग 2-3 घंटे के आसपास उसके पिता आते हैं उसके पास हालचाल लेने के लिए। अब जब पिता उसके पास जाते हैं तो वो रोने लगती है। अब उसकी आंखों में आंसू देख करके पिता उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो बेटी रो क्यों रही हो। अब तब लीजा सारी बात अपने पिता से बताती है कि पिताजी, जिस लड़के ने मेरी मदद की थी वो मुझसे मिलने के लिए हमारे वतन आया है। अब दोस्तों ये बात सुनकर के जो लीजा के पिता थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि बहुत ही ज्यादा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और तभी वो लीजा से कहते हैं कि वो है कहाँ। तो वो बताती है कि बाहर में जाकर के बैठे हुए, आप जाकर के किसी से पूछ लीजिए। अब उसके जो पापा होते हैं वो तुरंत कमरे से बाहर निकलते हैं। जो बाहर एक महिला गेट पर बैठी तो उससे पूछते हैं कि 2 व्यक्ति जो मिलने आए थे वो कहाँ पर गए। तो फिर वो इशारा करती है कि देखिए सामने 2 लोग बैठे, वहां पर जाकर बैठिए। अब लीजा के पिताजी उससे पूछते हैं कि दिनेश कौन है। अब दिनेश उसमें से जाकर के खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ करके कहता है कि जी मैं दिनेश हूँ। अब दोस्तों जो उसके पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं लीजा का पिता हूँ। दिनेश उठ के पैरों में गिर पड़ता है। वो उसे अपनी बाहों में लगा लेते हैं लीजा का पिता और कहते हैं कि बेटे तुम धन हो जो तुम मेरी बेटी का दूसरे देश में तुमने इतना साथ दिया, और कोई और होता तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। अब दोस्तों ये पल देख करके जो जोगिंदर था वो पूरी तरीके से भावुक हो गया था कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे लोग हैं, जिसको जानते पहचानते तक नहीं उसकी मदद वो कहाँ तक कर देते हैं और अपनी औकात से ज्यादा मदद कर सकते हैं। अब ये पल देख करके जो जोगिंदर था वो बहुत खुश हुआ था दिनेश को लेकर के। अब जोगिंदर दिनेश से कहने लगता है कि यार तुम तो मेरे देश के सच्चे हीरो हो, जो तुमने दूसरे देश की इज्जत भी बचाई और साथ ही साथ उसकी मदद भी की। अब जोगिंदर जो था वो पूरी तरीके से उसके जो सीने थे वो चौड़े हो गए थे गर्व से। उसे लगा कि यार ये मेरे देश का आदमी इतना सब कुछ कर गया। अब दोस्तों जो लीजा का पिता होता है वो एक महंगी कार में आया था। दिनेश से कहता है कि सामने कार है, चलो तुम मेरे घर चलो। अब दिनेश को लेकर के वो जाता है। अब जब सामने दिनेश कार देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उस कार में अपने गेंदे पर रखे। इतनी चमचमाती कार थी, इतनी सुंदर और इतनी महंगी कार थी। अब दोस्तों वो गेट के पास जाता तो है लेकिन ठिठक जाता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो किस तरीके से अंदर बैठे। लेकिन जो लीजा के पिता थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। वो दिनेश से कहते हैं कि बेटा शर्माओ नहीं और ना ही घबराओ, इसे अपना ही समझो और अपना ही गाड़ी समझो और मैं तुम्हें अपने ही घर लेकर चला हूँ, आओ अंदर बैठो। उसे वो अंदर बैठाते हैं। अब जोगिंदर और जो दिनेश है वो दोनों कार में बैठते हैं और ड्राइवर से कहता है लीजा के पिता की गाड़ी घर ले चलो। अब दोस्तों जो दिनेश होता है वो फिर उसी घर पर आता है जहां गेट पर उसने लीजा के बारे में पता किया था, पूछा था कि लीजा कौन से हॉस्पिटल में है। अब जब गार्ड देखता है तो दंग रह जाता है कि एक फटा पुराना मैला कुचैला पहने एक व्यक्ति जो है वो एक बड़े घर में कैसे आ गया और मालिक इसको कैसे लेकर के आए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मालिक से कुछ पूछे, सवाल करे उनसे कोई।
अब दोस्तों जो लीजा का पिता होता है वो उसको अपने घर ले जाता है और घर में जैसे ही एंट्री लेता है दिनेश तो दंग रह जाता है। इतनी सुंदर घर की बनावट थी, इतना साफ सुथरा घर था कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपने फटे पुराने कपड़े पहन करके उस घर के अंदर प्रवेश करे। उसे थोड़ा सा ठिठक भी हो रही थी, लेकिन लीजा का जो पिता था वो उसे मानो भगवान समझ रहा था। उस वक्त वो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं घबराओ और नहीं घरमाओ, तुम्हारा घर है, तुम जिस तरीके से रहना चाहो उस तरीके से रहो। अब दोस्तों वो उसको अपने घर में लीजा का पिता रख लेता है, अपनी पत्नी से ले जाकर मिलवाता है। उसकी पत्नी जब दिनेश को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि बेटा मैं धन्य मानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे देश को, जो तुमने मेरी बेटी की मदद की। जिस मुसीबत में वो थी शायद उस मुसीबत में उसे कोई मदद करने वाला था नहीं। हम लोग चाहते तो बहुत पैसा भेज सकते थे, लेकिन उस समय हम भी मजबूर थे, हम ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति ही बन गई थी। अब दोस्तों जो लीजा की माँ होती है वो कहती है कि जब तक लीजा ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे ही घर पर रहोगे। अब जोगिंदर भी 1-2 दिन उसके ही साथ रहता है और फिर उसके बाद जोगिंदर दिनेश से कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है, मैं ज्यादा दिन छुट्टी ले नहीं सकता हूँ। अब दिनेश कहता है कि ठीक है, आपका भी मैं पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन अभी मैं यहीं पर रहूंगा, आप अपना नंबर दे करके जाइए और हमसे मिलते रहना, यहीं पर हूँ, मैं आपसे बिना मिले यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। तो जोगिंदर कहता है कि ठीक है, जिस दिन तुम्हें जाना होगा मुझे फोन कर देना और अगर कभी बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। अब दोस्तों देखते ही देखते समय बीतता जाता है। अब जो लीजा होती है वो पूर्ण अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है और फिर घर आ जाती है। और इधर दोस्तों जो दिनेश था वो अपनी माँ को फोन करके सारी कहानी बताता है कि माँ आप घबराइए मत, मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गया हूँ, लीजा के घर पर हूँ और लीजा से मिल भी लिया है। उस सारी कहानी वो अपनी माँ को बताता है। माँ भी उसकी रोने लगती है। अब दोस्तों वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। लीजा की माँ जब उसकी माँ को पहली बार देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाती है कि एक मैले कुचेले से कपड़े, गरीब घर की महिला जिसका दिल इतना बड़ा कि अपनी जमीन को गिरवी रख करके उसकी बेटी की मदद की थी। अब दोस्तों उसकी माँ उससे काफी प्रभावित थी, काफी उस परिवार से प्रभावित हुई थी। कहती है कि बेटा तुम घबराओ मत, मुझसे जो भी मन पड़ेगा मैं तुम्हारी और तुम्हारी परिवार की मदद करूंगी। अब दोस्तों लीजा घर आ जाती है और घर आने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक और दिनेश रहता है। दिनेश और लीजा जो थे वो काफी घुल मिल चुके थे। अब दोस्तों अक्सर ही दिनेश और लीजा जो थे वो अकेले में जब रहते थे तो प्यार भरी बातें करते थे, खूब अच्छे से एक दूसरे के साथ पल बिताया करते थे। अब जब ये लीजा की खुशी और दिनेश की खुशी उसकी माँ बाप देखते थे तो वो लोग भी बहुत खुश होते थे। उसकी माँ जो है एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे लगता है कि लीजा इस लड़के से प्यार करती है और तभी ये लड़का 7 समुद्र पार लीजा के लिए आया है, नहीं तो आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना करता है। देखो लीजा भी इसके साथ कितनी खुश दिखती है। अब उसका पिता तभी कहता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि पैसे से बढ़कर हमारी बेटी की खुशी इस लड़के में है, तो क्यों ना अगर ये हमारी बेटी कहेगी तो हम इसके साथ शादी इसकी करवा देंगे। अब दोस्तों उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं लीजा से बात करके देखती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, बेटी से बात करके मुझे बता देना। अब शाम को सभी लोग खाना पीना खाते हैं। लीजा का अलग कमरा और जो दिनेश था उसका अलग कमरा था और वो पति पत्नी अपने कमरे में थे। अब दोस्तों लीजा की माँ लीजा के कमरे में जाती है और फिर उसके पास जाकर के बैठ जाती है और सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटी एक बात बताओ, दिनेश तुम्हें पसंद है क्या? लीजा मुस्कुराने लगती है, कहती है कि हाँ माँ, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, सच बताऊं तो मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। देखो अगर ये मुझसे प्यार नहीं करता तो ये भी मेरे लिए इतना दूर आता नहीं, और सच ये है कि इससे अच्छा लड़का जो है वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। पैसे वाला तो जरूर मिल जाएगा लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं होता है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पिताजी भी यही कह रहे थे और हम तुम्हारी शादी जल्द ही दिनेश से करवा देंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो अपने पति के पास जाती है और सारी बात बताती है। कहती है कि लीजा जो है वो इसी से प्यार करती है और इसी के साथ अपनी जिंदगी भी बिताना चाहती है, इसी को वो हमसफर भी चुनना चाहती है। उसका पिता कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये लड़का भी उसे बहुत खुश रखेगा। मेरी भी बेटी है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े घर में भी अगर कर दूंगा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी होगी और बेटी खुश नहीं होगी तो क्या फायदा। अब दोस्तों जो लीजा का पिता होता है वो दिनेश से कहता है कि बेटा तुम्हें लीजा पसंद है? दिनेश कहता है शर्माते हुए कि हाँ अंकल जी, मुझे लीजा पसंद तो है। तो वो कहता है कि अगर मैं शादी कर दूंगा तो क्या तुम इंडिया में रहोगे या फिर हमारे साथ रहोगे? तो वो कहता है कि इंडिया में मेरी माँ है तो मैं उसे छोड़ करके कैसे रह सकता हूँ, वो तो मेरी दुनिया है, क्योंकि पिता तो मेरे है नहीं। पिताजी जो थे वो उन्होंने हम मेहनत किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, जितना मैं पढ़ पाया उतने उनके वजह से पढ़ पाया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया तो मैं उनका ही काम संभालने लगा। छोटी सी नाव उसी से गुजर बसर होती है और माँ के बिना तो पूरी जिंदगी ही अधूरी है मेरी। अब दोस्तों जो उसका पिता है वो बहुत प्रसन्न होता है इसकी बातों से। दिनेश जो था वो बात करने में बहुत अच्छा था, स्वभाव का बहुत अच्छा था। अब दोस्तों उसका पिता कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीता और 1 हफ्ते के आसपास का समय गुजर जाता है। अब जो लीजा के पिता होते हैं वो वहाँ का जो कल्चर होता है उस कल्चर के हिसाब से लीजा का और दिनेश का वो शादी करवा देते हैं।
खूब पैसा देते हैं, पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी बेटी और दामाद यानी कि दिनेश के नाम पर कर देते हैं। अब दोस्तों जो आदमी नाव चलाने वाला था, उसकी जिंदगी जो थी वो एक महिला की मदद करके ऐसी बदलने वाली थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि दिनेश जो था वो फटे पुराने कपड़े में था, वहां जाकर के महंगे महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा, जूते पहनने लगा और अब महंगी महंगी कारों में भी घूमने लगा था। तो दोस्तों दिनेश की यहीं से जिंदगी बन जाती है, खूब सारा पैसा, खूब सारा धन हो जाता है। अब दिनेश जो है वो लीजा के पिता से कहता है कि मैं लीजा को लेकर के अपनी देश लौटना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जाओ, और ऐसे भी आज से तुम्हारी पत्नी हो गई है। अब इसको 4-5 दिन बाद दोस्तों दिनेश और लीजा फिर से अपना वीजा वगैरह निकालते हैं और निकल लेते हैं इंडिया के लिए। अब दोनों दोस्तों पहले पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज। गांव में खबर फैल चुकी थी कि जो दिनेश जिस लड़की को लाया था वो उससे शादी कर लिया है, बहुत बड़े घर की बेटी थी, और अब दिनेश जो था वो अरबपति हो गया था। अब दोस्तों उसके गांव के जो अर्धान प्रधान जैसी उम्मीद किए थे उसके साथ जैसे बातें किया करते थे, अब सभी की लाइन लग जाती है। अच्छे अच्छे लोग जो थे वो उसके पास गाड़ियां लेकर के उसको रिसीव करने पहुंचे थे। सारे लोग उसे एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं और ला करके उसको घर छोड़ देते हैं। लोगों का जमावड़ा जम जाता है। जो व्यक्ति अभी गरीब था वो अचानक से अमीर हो जाता है, मानो कि उसकी लॉटरी सी लग गई थी। जो प्रधान वगैरह थे वो उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों दिनेश के पास इतना पैसा हो गया था कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। दिनेश जो है वो अपना घर का सारा सिस्टम जो सब कुछ अपना चेंज कर देता है, घर बनाता है, छोटी सी गाड़ी भी ले लेता है और फिर अपनी पत्नी लीजा के साथ प्रयागराज में रहने लगता है। अब दोस्तों दिनेश और लीजा जो है वो एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगते हैं अपने वैवाहिक जीवन में और बहुत ज्यादा प्रसन्न भी थे। अब उसकी माँ भी काफी खुश थी। अब दिनेश अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति अगर ईमानदार हो और नेक हो और इसके इरादे अच्छे हो तो फिर कोई भी चीज उसके लिए मुश्किल नहीं। किस्मत कब उसका साथ दे दे किसी को पता नहीं चलता है। अब दिनेश को क्या पता था कि उसकी पूरी जिंदगी नाव खींचने में जाने वाली थी। क्या उसने कभी कल्पना भी की होगी कि उसकी एक ऐसी अरब पत्नी बाप की बेटी मिल जाएगी जो कि उसकी जिंदगी संवार देगी। एक छोटी सी मदद ने उसकी पूरी जिंदगी बदल करके रख दी। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।